अब देखिए भैया, हम आपको वहाँ की सारी शॉपिंग दिखाते हैं। अच्छा। अरे ये सब क्या है? अरे रुक जाओ ना राजा, देखो तो सही वो क्या लेके आई है। दिखा दे भाई, जल्दी से दिखा दे। भाभी, आप यहाँ आइए और बैठिए। भैया, ये भाभी को अपने हाथों से दीजिए। भाभी, चूड़ियाँ देखिए ना। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। निकिता, आओ ना। निकिता, यह है नंदिनी, हमारी प्यारी सी छोटी सी बहन। और नंदिनी, यह है निकिता, हमारी फैमिली की नई मेंबर, भाभी की फ्रेंड है, यूएस से आई है। हाय। हाय। एक मिनट। अपना दायां हाथ आगे करिए। ये प्रसाद है। भाई नंदिनी, तुम तो अपने घर आके ये भूल ही गई कि हमें भी अपने घर जाना है। अरे कादम्बरी जी, हम आपके जाने का इंतजाम करा देते। तीर्थ करके ये मत समझना कि तुम इस घर को और अपने भैया को बर्बादी से बचा लोगी नंदिनी। अरे तुम क्या अब तो इस घर को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। सचमुच समझ में नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे करें। इतने दिनों तक नंदिनी आपके ही भरोसे थी, आपने उसका ख्याल रखा। ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। भाई राजा, इसमें एहसान की क्या बात है? जहाँ फर्ज और अपनापन होता है वहाँ एहसान नहीं होता। आइए हम आपको बाहर तक छोड़ देते। नहीं नहीं, रात बहुत हो चुकी है, आप आराम करिए, हम चले जाएंगे। हेलो दादी। बोलो निकिता, क्या खबर है? नंदिनी वापस आ गई है। क्या वो आ गई? और मैंने ये भी देख लिया कि वो बलराज ठाकुर के लिए क्या है। कोई भाई अपनी बहन को इतना ज्यादा प्यार कर सकता है, ये तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था, लेकिन आज असलियत में भी देख लिया। अच्छा हुआ तुमने सब कुछ अपनी आंखों से भी देख लिया और दोनों भाई बहनों को समझ भी गई। हाँ दादी, सब समझ गई हूँ मैं। लेकिन अब मजा तो तब आएगा जब मैं उनकी नजदीकियों को दूरियों में बदल दूंगी। तुम ऐसा ही करोगी निकिता, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब अपने मकसद पर नजर रखना और वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। जी दादी।
मैं फोन रखती हूँ। I'll see you later. और फिर मंदिर के छोटे द्वार से कादम्बरी जी अंदर घुसी तो वो अटकी गई। और वो ऐसी हटकी कि ना वो अंदर जा पाए ना वो बाहर आ पाए। और डर के मारे वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। आसपास खड़े दो लोगों ने उनकी मदद करी, पर वो कैसे निकालते? ओहो, बड़ी मुश्किल से उन्हें खींच के बाहर निकाला तो वो आते ही उन दोनों पे गिर गई और उन दोनों का तो कचूमर निकल गया। और इससे भी ज्यादा बड़ी आफत तब आई जब हम मंदिर के अंदर घुसे तो वो मंदिर से बाहर कैसे निकल पाती, क्योंकि बाहर निकलने के लिए वैसा ही छोटा सा द्वार था। मैंने उनसे कहा, कादम्बरी जी, देवी माता चाहती है कि आप उन्हीं के साथ इस मंदिर में रहें। हाँ, पता है, ये सुनने के बाद वो तो रोने जैसी हो गई। पर वो निकली कैसे बाहर? वैसे ही जैसे दो लोगों ने उन्हें खींच के निकाला था और निकलते ही वो गिरी, लेकिन जमीन पे, क्योंकि आसपास खड़े लोग अलग हो गए थे। और गिरते ही उनका माथा सामने पड़े कलश से टकराया और उनके माथे का सारा सिंदूर पानी में फैल गया। उन्हें लगा उनके माथे से खून निकल रहा है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, खून आओ, खून निकल रहा है। आसपास के लोग उन्हें उठा के अस्पताल भी ले जाने लगे। चार लोगों ने मिलकर उन्हें उठाया, लेकिन फिर भी नहीं उठा पाए। बस नंदिनी, बस करो। अरे बेटा नंदिनी, तू भी बहुत थक के आई है, अब थोड़ी देर आराम कर ले। हाँ नंदिनी, अब तो थोड़ा आराम कर ले। अरे पर हम तो बिल्कुल भी नहीं थके हैं। आप सब लोगों से बात करने के बाद हमारी थकान दूर हो गई। और वैसे भी अब तो सुबह हो गई है, हम तो सोच रहे जल्दी से नहा धो लेते, नहीं तो मंदिर के लिए देरी हो जाएगी ना। अरे कोई देरी वेरी नहीं होगी, तू आराम कर ले, उसके बाद जो करना करना, ठीक है? ठीक है भैया। अब सब के सब चलो उठो, इसे आराम करने दो। चलो ना, उठो। तू कहाँ जा रही है? तू रुक ना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। और उसके आगे का किस्सा मैं तुझे बताती हूँ। उसका तो पूछ मत। वहां से मंदिर से बाहर निकले, भैया हम आपसे एक बात पूछें? भैया कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? पता नहीं क्यों हम जब से आए हैं हमें ऐसा लग रहा है कोई ना कोई बात जरूर है जो आप बता नहीं पा रहे। बताइए ना भैया, क्या बात है? अरे कुछ नहीं रे, वो काय के तो घर से इतने दिन दूर रही ना, तो इसलिए परेशान थे हम। अब तो आ गई है, तुझे देख भी लिया, अब हमारी परेशानी भी दूर हो गई। अब कोई परेशानी नहीं, देख मुस्कुरा रहे हैं। और ये सब उल्टे सीधे सोच अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है? अच्छा नंदी, अब तू भी सो जा, मैं बाद में बात करती हूँ। गुंजन, राजा भैया की असली परेशानी की वजह क्या है? हमारे घर में आते ही जब राजा भैया ने हमें गले लगाया था, पता नहीं क्यों हमें तभी से ऐसा लग रहा है कि हमारे जाने के बाद जरूर कोई बहुत बड़ी बात इस घर में हुई है, जो तुम्हारे चेहरे से भी पता चल रहा है। अब तुम मुंह से भी बताओगी मुझे?
तू बताती है या मैं तुझे मारूं? गुंजन, तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता, बताओ मुझे राजा भैया की असली परेशानी की वजह क्या है? तुम्हारे जाने के बाद राजा भैया, हमने आपसे कहा था ना, हमारे जाने के बाद इस घर में जरूर कोई ऐसी बात हुई है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। और हमारे बार बार पूछने के बाद भी आपने हमें नहीं बताया था। हमें उस बात का पता चल गया है। आपने फिर हमसे बात छिपाई। नंदिनी, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक झूठा इल्जाम बड़ी बात हो भी नहीं सकती। वो तो अच्छा हुआ कि इस सब के बाद जल्दी ये पता चल गया कि ये झूठ था। और अगर ऐसा नहीं भी होता और भगवान खुद आके हमसे ये कहते कि आप दोषी हैं, हम तभी भी इस बात को नहीं मानते भैया। क्योंकि जिस तरह सूरज पश्चिम से नहीं उग सकता, आग कभी ठंडक नहीं दे सकती, उसी तरह ये भी इतना ही सच है कि हमारे राजा भैया कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। हमारी परेशानी का कारण ये नहीं है कि आप पे झूठा इल्जाम लगाया गया, बल्कि हम इस बात से दुखी हैं कि आप इस झूठे इल्जाम से दुखी हो रहे हैं। भैया, आपको इस झूठे इल्जाम से दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हम वापस से आपका वही हंसता खिलखिलाता चेहरा देखना चाहते हैं। और भाभी, आपको ये सोच के दुखी होने की जरूरत नहीं है कि ये सब कुछ आपकी सहेली की वजह से हुआ है, तो दोषी आप हैं। आपका इसमें कोई दोष नहीं है। आपने तो वही किया जो एक सच्चा दोस्त करता है। विश्वासघात तो आपकी दोस्त ने आपके साथ किया, तो अब आप इस बात को सोच के कभी भी परेशान नहीं होंगे, है ना? देखा, हमारी छोटी गुड़िया का जादू, जिस बात को लेकर हम बहुत परेशान हो रहे थे, उसने वो परेशानी ही दूर कर दी। जी, अब मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इस घर की खुशियां ऐसे ही बनी रहे। सबसे पहले तो हम आपका अपने राजा भैया का साथ देने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। रिश्तों को भुला के सच्चाई को महत्व देना बहुत मुश्किल काम है। आपने अपनी सगी बहन का साथ ना देकर सच्चाई का साथ देके बहुत बड़ा काम किया है। ये कोई महान आदमी ही कर सकता है। हम सचमुच आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नहीं नहीं नंदिनी, महानता मुझ में नहीं है, महानता तो तुम्हारे भैया में है, इस घर के रहने वाले लोगों में है, उनके रिश्ते में है, उनके प्यार में है। और इस घर में रहकर जो भी कुछ हुआ
अगर मेरी जगह पर कोई और दूसरा भी होता ना तो शायद वही करता। तो फिर हमारी दोस्ती पक्की? ऑफ कोर्स पक्की। तो ये हमारी दोस्ती के नाम पे। थैंक यू। तुमने तो मुझे दोस्त बनाकर मेरा काम ही आसान कर दिया नंदिनी। दोस्ती का ऐसा इनाम दूंगी ना कि उम्र भर याद रहेगा। फिर सबको सिर्फ याद ही आएगा कि ये परिवार कभी हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। आखिर इस घर में खुशियां लौट ही आई। नंदिनी के लौट आने से ये भी कितने खुश हो गए हैं और इनकी खुशी से ही तो मेरी खुशी है। क्या बात है भाभी, किस बात पे ऐसे मुस्कुरा रही हैं आप? तुम जो लौट आई हो, तुम्हारे लौटने से इस घर के सारे लोगों के होठों पर मुस्कुराहट लौट आई। देखो ये फूल भी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। झूठ मत बोलिए भाभी, इन फूलों ने हमें सारा सच बता दिया है। अच्छा, क्या बताया? यही कि हमारे जाने के बाद भी इस घर की खूबसूरती ऐसे ही बरकरार थी जैसी आज है, क्योंकि इस घर में एक खूबसूरत नीलम परी है जिसके जादू से इस घर की खूबसूरती वैसे ही बरकरार थी। अच्छा। और देखिए, आपके ही जादू से आजकल यहाँ के फूल भी बातें करने लगे। तो तुम तीर्थ यात्रा से कभी भी बनकर आई हो? कवि का तो पता नहीं भाभी, लेकिन हम छोटी छोटी खुशियों में खुश होना जरूर सीख गए, क्योंकि कई बार हम किसी बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। अरे बाप रे, तुम तो कवि के साथ साथ फिलोसोफर भी बन गई हो। भाभी क्या हुआ? हम लोग शॉपिंग के लिए चले? शॉपिंग? लेकिन हाँ, क्योंकि देखिए सर्दियाँ तो आने वाली हैं, हमें सर्दियों के गर्म कपड़े भी तो लेने ही हैं। हाँ लेकिन छोड़िए भाभी, अब चलिए बस। और वैसे भी अब राजा भैया के लिए कपड़े तो आप ही पसंद करेंगे ना। हाय, आप कितना शर्मा रही हैं और शर्माते हुए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। भाभी, शादी के इतने दिनों बाद भी अगर आप ऐसे शर्मा रही हैं तो आप तब कितना शर्माई होंगी जब राजा भैया ने पहली बार आपका घूंघट उठाया था। जब तक नंदिनी की डोली इस घर से विदा नहीं हो जाती, हमारे और तुम्हारे बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं हो सकता। यही एक रास्ता है अम्मा को दिया गया वादों को टूटने से बचाने का।